पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि भारत में जितनी भी नदियाँ निकलती हैं ये मुख्यतः दो तरह के भूभागों से निकलती हैं। इनमें से एक तो है हिमालय पर्वत, उस पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। तो हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हमने पिछले वीडियो में देखा है और समझा है। इसके साथ साथ हमने सिंधु नदी के बारे में भी जाना था कि वह नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है और वेस्टर्न डायरेक्शन में होते हुए उसका जो गेटवे है भारत में उसका प्रवेश द्वार लद्दाख में है। एक विशाल गार्ज बनाती है और उस गार्ज को बना करके वो प्रवेश करती है और फिर जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, बड़ा बाहुबली में वो एक कैरेक्टर था ना, उस तरह के नाम, हुंजा, इस तरह के नाम वाली नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। और फिर ये आगे बढ़ती है गिलगिट और बलूचिस्तान से होते हुए ये अटक के जंगली प्रदेशों से बाहर हो जाती है। और पंजाब की जो 5 नदियां हैं उनमें सतलज, झेलम, व्यास, चिनाव, ये जो नदियां हैं ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है और सिंधु नदी फिर कराची से को क्रॉस करते हुए और अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। कुल 2900 किलोमीटर की लंबाई होती है। तो हिमालय की एक नदी के बारे में हमने समझ लिया था। आज हम हिमालय की 2 नदियों के बारे में जानेंगे। उनमें से एक भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है गंगा नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। भारत में अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं और इसके बाद हम समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी तंत्र क्या है। यहाँ देखिए, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आप लोगों ने लगभग हर व्यक्ति ने सुना होगा कि गंगा जी जो हैं वे कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत में गंगोत्री से। बहुत सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है ये। तो गंगा की जो मुख्य धारा है वह भागीरथी है। एक्चुअल में ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो भागीरथी क्यों? भागीरथ एक प्रतापी राजा हुआ करते थे पहले। उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के कारण वह नदी निकली हुई थी। ये हमारे पौराणिक आख्यानों में वर्णित है। एक्चुअल में वहाँ पर गंगोत्री नाम की एक ग्लेशियर है, हिमानी है, वहाँ से ये धारा के रूप में निकलती है भागीरथी। हम मैप में इसको देखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मुख्य धारा भागीरथी जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हिमानी गंगोत्री कहाँ है? ये आपको ये दिख रही है हिमानी गंगोत्री, और यहाँ से ये गंगोत्री दिख रही है ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। यहाँ से गंगा जी की मुख्य धारा भागीरथी निकलती है, उद्गम होता है उसका। अब हम देखते हैं दूसरी धारा कौन सी? दूसरी धारा अलकनंदा। तो ये भागीरथी एक और दूसरी अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आगे बढ़ती हैं और देवप्रयाग नाम की जगह पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देवप्रयाग में इसका नाम होता है गंगा। तो इस तरह से आप लोगों से यदि कोई पूछता है कि गंगा नदी, एक्चुअल में गंगा नाम उसका देवप्रयाग से आरंभ होता है, लेकिन ये 2 नदियों के उद्गम, ये 2 नदियों के समागम या संगम के बाद गंगा बनती है। एक्चुअल में गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और उसके थोड़े ही पास से निकलती दूसरे ग्लेशियर से अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और फिर गंगा के रूप में ये आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरिद्वार के पास में जब आती है गंगा तो एक्चुअल में हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। उत्तर के विशाल मैदान जिसको हम पढ़े हैं उस मैदान की तरफ ये आगे बढ़ती है और पर्वतीय भाग को पीछे छोड़ देती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां फिर आकर गंगा में मिल जाती हैं। इनमें से प्रमुख नदियां कौन कौन सी देखते हैं। हिमालय से और भी नदियां निकलती हैं जो नेपाल हिमालय से खासकर निकलती हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। इनमें से यमुना तो यमुनोत्री नाम की ग्लेशियर या हिमानी से निकलती, बाकी घाघरा, गंडक और कोसी जो हैं ये निकलती हैं नेपाल हिमालय से। तो यहाँ पर बताया गया ये जो अपनी यमुना नदी है, ये यमुना नदी ये निकलती है इस तरह से, और ये गंगा के दाहिने किनारे पर राइट साइड से, राइट बैंक पर किनारे किनारे गंगा के समानांतर बहती आती है और प्रयागराज में, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। इसी को हम त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, जहाँ पर सरस्वती नदी की गुप्त धारा भी यहाँ पर मानी जाती है। तो इस तरह से यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसके बाद ये पैरेलल बहती है राइट बैंक से
गंगा जी के और जाकर मिल जाती है प्रयागराज में गंगा से। इसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियाँ, ये जैसा कि आपको नेपाल का नक्शा दिख रहा है, ये नेपाल हिमालय, हमने ये हिमालय पर्वत वाला अध्याय जब पढ़ा था भारत के भौतिक स्वरूप में, उसमें दिया हुआ था कि हिमालय पर्वत के जो नेपाल हिमालय क्षेत्र है उनसे प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये तीनों नदियाँ भी गंगा जी में आकर, गंगा नदी में आकर मिलती हैं और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के बहुत बड़े हिस्से में बाढ़ आ जाती है। तो ये सारी नदियां जब गंगा नदी में मिलेंगी आकर के, और जब बारिश होगी तो बारिश में ये सारी नदियां अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आएंगी, और जब पानी लेकर के आएंगी तो ये पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर ये बिहार वाला क्षेत्र जो है, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। इससे जान माल का नुकसान भी होता है, लेकिन साथ में ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा कर लाती हैं और जिससे ये एक विशाल मैदान कृषि योग्य तैयार कर देती हैं, जिसको हम गंगा जमुना का जो दोआब है, विशेषकर ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ये दोनों नदियां प्रयागराज में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और इसके बाद वो गंगा बहने लगती है आगे। इस गंगा में नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां घाघरा, गंडक, कोसी ये भी मिल जाती हैं और इस तरह से गंगा का प्रवाह बढ़ता जाता है, उसका अपवाह द्रोणी क्षेत्र बढ़ता जाता है और गंगा एक भारत की विशाल अपवाह द्रोणी के रूप में परिवर्तित होती जाती है। अब प्रायद्वीपीय उच्च भूमि ये तो हो गई हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां जो गंगा से मिलती हैं। कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदियां गंगा जी से मिल रही हैं, कहाँ से निकलकर? हिमालय से। कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायद्वीप की उच्च भूमि से निकलती हैं और गंगा में जाकर मिल जाती हैं। ये प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा और सोन नदी। बेतवा जिसको बेत्रवती भी कहते हैं। तो चंबल, बेतवा और सोन, ये तीनों नदियाँ, सोन नदी पटना के पास जाकर गंगा जी में मिलती है। ये तीनों नदियाँ गंगा जी के साथ मिल जाती हैं। ये तीनों नदियाँ एक्चुअल में अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। अब अर्ध शुष्क मतलब जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर हिमालय नहीं है, बारिश की संभावना नहीं है, तो ये सूखा क्षेत्र है। मतलब इसको पूर्णतः सूखा क्षेत्र नहीं कह सकते, अर्ध शुष्क क्षेत्र कह सकते हैं। चूँकि जंगली क्षेत्र है, नमी बनी रहती है लेकिन उतनी नहीं रहती जितनी एक नदी के लिए आवश्यक होती है। तो इसलिए ये नदियाँ लंबाई में कम होती हैं और इनमें पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है। इस तरह से छोटी नदियाँ जो है ये चंबल, बेतवा, सोन कम दूरी तय करती हैं कम पानी के साथ और गंगा जी में जाकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं। तो ये हमारी समझ में आ गया कि हिमालय क्षेत्र से यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आकर गंगा में मिलती हैं, जबकि दाहिने क्षेत्र से हम देखते हैं तो चंबल, बेतवा और सोन प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, ये जाके गंगा जी में मिल जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि चंबल, बेतवा और सोन जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, ये गंगा जी में तो मिलती हैं, लेकिन गंगा नदी में जाकर ये कहाँ पर मिलती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, तो चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जानापाव पर्वत से निकलकर इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिलती है और फिर ये यमुना नदी जाकर कहाँ मिल जाती? प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती है। इसके बाद बेतवा, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के पास से निकलकर उत्तर हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। इसके अलावा सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास जाकर गंगा जी में मिलती है। तो इनमें एकमात्र सोन ऐसी नदी है जो सीधे गंगा जी में जाकर मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। बाकी चंबल और बेतवा, ये चंबल और बेतवा ये दोनों नदियां देखिए आप, ये यमुना की धारा में मिलती हैं। ये चंबल यहाँ मिल रही है और बेतवा यहाँ मिल रही है। ये दोनों नदियां मिलके यमुना से मिलती हैं, फिर यमुना जाकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इस तरह से हमने देखा कि बाएं किनारे और दाहिने किनारे दोनों तरफ से, ये हो गया राइट बैंक और ये हो गया लेफ्ट बैंक, दोनों तरफ के किनारों से नदी, सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण हो जाती है गंगा और फिर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है इस तरफ। ये हो गया अपना पूर्व डायरेक्शन, ईस्ट, जिस तरफ ये गंगा रही है ये, और बहकर पश्चिम बंगाल की फरक्का तक जाती है गंगा नदी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि गंगा नदी अपनी सहायक नदियाँ जो दाहिने क्षेत्र और बाएं क्षेत्र, बाएं किनारे दोनों तरफ से मिलकर उसको जल राशि को बढ़ाती हों और गंगा नदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती रहती है और फरक्का तक पहुँचती है।
फरक्का जो है यह गंगा डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ से गंगा जो है वह डेल्टा का निर्माण आरंभ कर देती है। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, फरक्का बैराज भी है एक बहुत बड़ा। तो यहाँ से ये नदी दो शाखाओं में, दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें एक वितरिका कहलाती भागीरथी हुगली। ये जो है ये भागीरथी हुगली आती है। भागीरथी हुगली एक वितरिका होती है, एक भाग होता है इसका जो दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाइए गंगा नदी के। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री से माना जाता है, जहाँ पर इसका जन्म होता है उसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा का स्वरूप प्रदान करते हैं। और फरक्का के पास पहुंचकर डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है फरक्का है, फरक्का के पास पहुंचकर फिर ये गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। वहां पर दो भाग, उद्गम के समय पे भी ये दो नदियों से मिलकर बनी थी, अब विसर्जन के समय भी यह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। भागीरथी यहां पर भागीरथी हुगली के रूप में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और अब बची दूसरी शाखा जो मेन ब्रांच वो कहां जाती है, मुख्य धारा भी आगे की तरफ बढ़ती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और इस जो मुख्य धारा है इसमें मिलती है आकर के ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए ये मिल रही है, ये डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के बाद मेघना नदी के नाम से बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। और फिर यह एक विशाल नदी के रूप में तैयार हो जाती है, एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर स्थित है, जो संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये जो पूरा सिस्टम है गंगा नदी का, ये किस तरह से काम करता है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वह 2500 किलोमीटर से अधिक है। अब हम मानचित्र को देखकर गंगा नदी के अपवाह तंत्र को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। यदि आपको नदियों का नक्शा मिल जाए या कोई मानचित्र मिल जाए तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे कि गंगा जी जो है या गंगा नदी जो है ये भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी, फिर अलकनंदा, दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी जैसी नदियां इसके लेफ्ट बैंक से मिलती हैं, जबकि यमुना चंबल और बेतवा के साथ, जबकि सोन नदी पटना में अपने स्वयं के अस्तित्व को विलीन करती है गंगा जी में। और गंगा नदी फिर फरक्का पे जाकर फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग होता है भागीरथी हुगली का, दूसरा जो गंगा का मुख्य धारा है, गंगा की जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिल जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर एक नया नाम अपने आप को धारण करती है बांग्लादेश में। इस नाम को, ये नाम होता है मेघना नदी का। और फिर ये मेघना नदी बहुत बड़ा संसार का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, और बंगाल की खाड़ी में अपने आप को विलीन कर लेती है। तो ये गंगा नदी तंत्र को आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पर एक अगली चीज़ देखते हैं, अंबाला नगर। अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जल विभाजक क्या है ये मैंने आपको बताया था, सिंधु नदी तंत्र ये वाला है। यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ पे आती है इस तरह से, यहाँ मिठानकोट है, यहाँ पर वो 5 नदियाँ एक दूसरे से मिलती हुई आ जाती हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र ये वाला, और ये हो गया अपना गंगा नदी तंत्र। इन दोनों के बीच में स्थित है ये अंबाला। तो अंबाला से लेकर के, ये जो अंबाला दिख रहा है आपको, ये अंबाला से लेकर के सुंदरवन डेल्टा के बीच कुल मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। कितनी है? 1000। यहाँ अंबाला से लेकर सुंदरवन डेल्टा के बीच मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर है। लेकिन इसकी जो ढाल है वो तेज नहीं है, तीव्र ढाल नहीं है, इसकी ढाल केवल 300 मीटर है। मतलब अंबाला से सुंदरवन डेल्टा तक नदी बहते हुए जाती है, लेकिन अंबाला से सुंदरवन डेल्टा तक का जो ढाल है वह केवल और केवल 300 मीटर यानी 1000 फीट के आसपास है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल की गिरावट केवल 1 मीटर है। मतलब 6 किलोमीटर की दूरी में गंगा नदी केवल 3 फीट की ढाल पे उतरती है।
3-4 फीट के बीच में उतरती है। तो इतना कम ढाल है और इसी कारण इस नदी में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। विसर्प बनते हैं मतलब नदी बहुत लहरदार होकर बहती है, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी धाराओं के साथ में ये नदी आगे बढ़ती है और गोखुर झील का निर्माण बीच बीच में करती चलती है। तो इस तरह से हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली दूसरी नदी और भारत देश की सबसे पवित्र और अपवाह द्रोणी की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी इंडिया की गंगा नदी, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि गंगा 2 धाराओं भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां से गंगा आगे बढ़ती है और फिर इसमें हिमालय से निकलने वाली 4 नदियां मिलती हैं बड़ी, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। और प्रायद्वीपीय पठार की 3 नदियां, जिनमें से 2 नदियां चंबल और बेतवा यमुना के साथ मिलती हैं और फिर यमुना जाके प्रयागराज में मिल जाती है। और सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है पाटलिपुत्र पटना में जाकर के अपना अस्तित्व गंगा जी में विसर्जित कर देती है। फिर गंगा आगे बढ़ती है फरक्का बैराज तक। फरक्का बैराज से गंगा डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर देती है और वहां से ये 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा होती है भागीरथी हुगली की जो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है डेल्टा के बीच से होते हुए। दूसरी मेन धारा जो है वो ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसको नया नाम मिलता है मेघना का और फिर ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंबाला शहर से लेकर सुंदरवन डेल्टा के बीच में कुल 1800 किलोमीटर की लगभग दूरी है, लेकिन ढाल केवल 300 मीटर की है। यानी 6 किलोमीटर की दूरी पर केवल 1 मीटर के ढाल के साथ ये नदी बहती है और इसीलिए बड़े बड़े विसर्प बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। ये थी गंगा नदी की कहानी। अब हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, कैसा है, इसकी प्रवृत्ति क्या है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी की बहन है। क्यों? क्योंकि इनका उद्गम स्थल उसी क्षेत्र में है जहां पर सिंधु और सतलज नदी का है। सिंधु और सतलज नदी का है। कैसे? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से तथा सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से थोड़ी अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। तो ये लिखा है, इसको हम देखते हैं। ये निकली नदी, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नक्शे में सांगपो नदी, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम इंडिया में है, भारत के अंदर इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, लेकिन मानसरोवर झील के पास से जहाँ से निकलती है और हिमालय के समानांतर बहती हुई जाती है तो तिब्बत में इस नदी का नाम है सांगपो नदी। तो तिब्बत या चीन वाले क्षेत्र में इसको हम बोलते हैं सांगपो नदी। और नामचा बारवा शिखर जो 7,757 मीटर ऊंचा है, ये यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर नामचा बारवा शिखर जो है ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ पहुँचकर ये नदी यू आकार में एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और तीखा मोड़ बनाते समय ये भी गार्ज बनाती है। अब आपको 2 चीज़ समझने को मिली होंगी। इंडिया में एक नदी वो थी सिंधु, जब वो लद्दाख में प्रवेश कर रही थी तब वहाँ पे भी गार्ज बनाते हुए, महाखड्ड बनाते हुए प्रवेश करती है। यहाँ पर भी मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सांगपो नदी जब भारत में एंट्री करती है, भारत माता से बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो भारत माता एक बड़े गार्ज के रूप में उसको एक्सेप्ट करती है और बड़े गार्ज के रूप में जब वो अंदर आती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग। इसमें दिबांग, लोहित, कैनुला और दूसरी सहायक नदियां मिल जाती हैं और इसके बाद ये असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब ये जो नदी यहाँ पर देखो, ये सांगपो नदी नामचा बारवा पर्वत के पास में यू आकार, ये दिख रहा होगा, तीखा यू आकार का मोड़ बनाती है, एक गार्ज के साथ में इंडिया में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, फिर लोहित, कैनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इसे मिल जाती हैं और फिर ये असम में जब बहती है तब इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, यमुना नदी हमारी अलग है और ये जमुना है, या और जा शब्द का फर्क है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और क्या क्या हमको इस अध्याय में दिया गया है। तो तिब्बत, ये तिब्बत है भैया। तो तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। अब शीत मतलब
ये देखिए शीत और शुष्क क्षेत्र इस तरह के होते हैं कि जहाँ पर ठंड तो बहुत अधिक पड़ती है लेकिन नमी नहीं होती है, ऐसा क्षेत्र है। और अब जब ऐसा क्षेत्र होगा और यहाँ से जब नदी बहती है तो इस तरह के क्षेत्र से बहने वाली नदियों से सिल्ट नहीं बहता है, पानी की मात्रा कम होती है। और सिल्ट यानी जो गाद होती है, मिट्टी जो बहती है, जब उन पहाड़ों में मिट्टी नहीं है तो क्या लेके नदी आगे बढ़ेगी, तो ये कम पानी और कम सिल्ट के साथ में आगे बढ़ती है। और फिर यहाँ पर जब ये अरुणाचल प्रदेश के इधर से असम की तरफ आती है तो आपको पता है कि संसार की सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी मासिनराम इसी क्षेत्र में होती है, नॉर्थ ईस्ट में। और जब वहाँ पे ये आती है तो भारत में इसको अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र मिल जाता है। जब यहाँ से गुजरती है तब इस नदी में पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है, जल की मात्रा भी बढ़ जाती है और साथ में सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है, चूँकि इस पर्वतीय क्षेत्र से इसको मिट्टी का निक्षेप होता है, अपर्दन होता है, वो मिट्टी इस नदी में मिलने लगती है। और फिर ये मिट्टी को लेकर के असम से आगे बढ़ती है और ब्रेडेड स्ट्रीम के रूप में आगे बढ़ती है, गुम्फित नदी के रूप में। अब गुम्फित नदी क्या होती है, ये देखिए आप इसको कि इस तरह से ये अनेक धाराएं आपको नीले रंग की दिखाई दे रही हैं, ये कहलाती है थोड़ी मेन ब्रांच के साथ ये बह रही है, फिर एक ब्रांच ये अलग हो गई, फिर जुड़ गई, फिर थोड़ा अलग हो गई, फिर जुड़ गई। इस तरह से छोटी छोटी शाखाएं नदी से थोड़ा दूर होती जाती हैं, फिर आपस में मिल जाती है, फिर दूर हो जाती है, फिर आपस में मिल जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, छोटी छोटी धाराएं मुख्य धारा से अलग होती हैं और फिर जुड़ जाती हैं। तो ये दो धाराओं के बीच में द्वीप का निर्माण भी होता है। तो बहुत सी नदियां नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। इनमें ब्रह्मपुत्र नदी भी एक है जो कि गुम्फित धारा के रूप में बहती है, इसलिए एक बहुत बड़ा नदी द्वीप भी निर्माण करती है। ये नदी द्वीप कौन सा है आपको मैं बता दूं, तो इस नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। परीक्षा में यदि आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी से भारत में सबसे ज़्यादा क्षति किस राज्य को होती है, तो असम को और बांग्लादेश को। बांग्लादेश भारत का राज्य नहीं, एक अलग राष्ट्र है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में निक्षेपण की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और नदी बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन ले आती है। तो अब ये चीज़ आपके यहाँ पर ऊपर दी हुई, जैसे कि वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। क्यों बहने लगती है? क्योंकि यहाँ पर सिल्ट का निक्षेपण बहुत अधिक मात्रा में होता है और जब बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेपण होगा तो पानी ऊपर उठ जाएगा। जब पानी ऊपर उठेगा तो वो अपने किनारों को तोड़कर बहने लगेगा। जब किनारों को तोड़कर बहेगा तो नदी की धारा परिवर्तित होने की संभावना बढ़ जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ यही होता है कि जब नीचे गाद बढ़ जाती है तो पानी ऊपर आता है और बाढ़ के कारण वो पानी नदी की धारा को बदल देता है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का यह एक व्यवहार है। ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से ये किनारों को तोड़ती हुई ये नई धारा वहाँ निकल गई। कई बार ये होता है कि मिट्टी कमज़ोर होती है और वो धारा परमानेंट वहीं से बहने लगती है फिर। तो इस तरह से आप लोगों ने आज ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में जाना समझा। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। गंगा नदी के बारे में मैंने विस्तार से बताया, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इसकी तासीर सिंधु नदी से मिलती जुलती है। सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है, लद्दाख से एंट्री करती है। ये नदी पूर्व की तरफ बहती है, हिमालय के पैरेलल बहती है, भारत में एंट्री करती है। एंट्री के समय ये भी गार्ज बनाती है। इसके बाद एंट्री के बाद इसका नाम बदल जाता है, सांगपो नदी से दिहांग हो जाती है। इसमें दिबांग, कैनुला और अन्य सहायक छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं। फिर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी फिर आगे बढ़ती है, असम में आती है। असम में ये बहुत ज़्यादा सिल्ट इत्यादि लेकर बहती है और गुम्फित नदी के रूप में बहती है। फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है जहाँ पर इसका नाम हो जाता है जमुना। फिर ये गंगा नदी से मिलती है और गंगा नदी से मिलने के बाद नया नाम ग्रहण करती है मेघना और बंगाल की खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। तो एक नदी जिसके बहुत सारे नाम हैं पैदा होती है तो उसका नाम होता है सांगपो। गार्ज बना के जब भारत में एंट्री लेती है तब इसका नाम होता है दिहांग। इसके बाद फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर जब और आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना और अंत में ये अपने आप को समुद्र में खत्म कर लेती है। तो इस तरह से आप लोगों ने
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में सब कुछ समझ लिया होगा। यदि फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ई क्लासेस बाय मनीष सर आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास करेगा। और हाँ, यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद।